इसके पहले कि डिस्कशन और आगे बढ़े, आप लोगों के लिए छोटी सी सूचना है। जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का हमारा पीडीएफ पेड ग्रुप चल रहा है, उसकी फ़ीस जो है होली तक के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की गई है, जो कि फ़िलहाल 500 रुपये थी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को या इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके आगे की सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, पेड ग्रुप के मेंबर बनने का या पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का आप लोगों को सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वह यह होगा कि आपके पास किसी भी टेस्ट की पहले से पीडीएफ होगी, जिसमें से आप लोग 70 से 75 प्रश्न पढ़ लेंगे, और जब डिस्कशन होगा तो आप उन चीज़ों को आसानी से समझ और कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं पेड ग्रुप के मेंबर बनने के, आप लोगों को भी पता है। फिलहाल चलिए टेस्ट सीरीज अपने डिस्कशन को और आगे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर अब तक हमने 70 प्रश्नों को 2 लेक्चर्स के माध्यम से देखा है। यह हमारा इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है और आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। तो आगे बढ़ें उसके पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना ज़रूर भूलिएगा, तो ज़रूर ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आदत ही नहीं बोलने की मेरी, क्या कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम दिए गए कूट के माध्यम से बताएं। पहला अंबर युद्ध, दूसरा बक्सर युद्ध, तीसरा वांडीवास युद्ध और चौथा प्लासी युद्ध। कूट है आपके सामने ए 1 2 3 4, बी 1 4 3 2, सी 3 2 1 4 और डी 3 4 1 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 4 3 2। सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था बताइए? तो यह हुआ था 1749 में। इसी में अनवरुद्दीन मारा गया था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, अब अंबर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध या सभी कर्नाटक युद्ध ये हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, फिलहाल उसके बाद कौन सा युद्ध होता है? उसके बाद होता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था बताइए? वांडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास नहीं, प्लासी का युद्ध ना। 4 है, 4 भैया, वही मैं सोच रहा हूँ। वांडीवास 1760 में हुआ था ये। ठीक है, तो 1749 में अंबर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, 1757 में। एग्जैक्ट डेट कभी कभी पूछ लेता है प्लासी के युद्ध की, तो जान लीजिए 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। यह हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। अब बात करते हैं, ठीक है, अब है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है यह तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था और यह हुआ था 1760 में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इस वांडीवास के युद्ध के परिणाम स्वरूप या इसके बाद ही जो है फ्रांसीसी जो है इस युद्ध में हार गए थे और इन्होंने जो है भारत से अपने सैनिक गतिविधियों को समाप्त कर लिया था। ठीक है, और यह पूरी तरीके से यहाँ पर भारत में अब व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित करने लगे थे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद से। ठीक है, फिलहाल सबसे अंत में जो आता है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, बक्सर का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों की सत्ता जो है वह सुनिश्चित हो गई थी। ठीक है, यह बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, किनके मध्य? तो एक तरफ तो था ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का नेतृत्व किया जा रहा था हेक्टर मुनरो के द्वारा, और दूसरी तरफ जो थे वे थे शुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे। ठीक है, अवध के नवाब। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय, और एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति था वह था मीर कासिम, जो कि बिना सेना के था। ठीक है, मीर कासिम। ठीक है, तो फिलहाल चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह में गुजरात सभा द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई? ए खेड़ा कृषक आंदोलन, बी बारदौली सत्याग्रह, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर डी नील सत्याग्रह। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खेड़ा कृषक आंदोलन में गुजरात सभा ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, हुआ कब था यह पहले खेड़ा कृषक आंदोलन, यह हुआ था वर्ष 1918 में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी खेड़ा सत्याग्रह की, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, हुआ क्या था, तो देखिए सूखा पड़ गया था, उसके बाद भी सरकार मान नहीं रही थी और किसानों को जो है बढ़े हुए कीमतों पर उपज का लगान ले रही थी। ठीक है, इसी का विरोध वहाँ के खेड़ा के किसानों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें गुजरात सभा द्वारा भी सहयोग दिया गया। गांधी जी ने इसी के विरोध में जो है वर्ष 1918 में खेड़ा कृषक आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दत्त ब्रैडले सिद्धांत संबंधित था। ए, श्रमिक आंदोलन विवाद, बी, कृषि कर पद्धति, सी, साम्यवादी आंदोलन, या फिर डी, भारतीयों का सिविल सेवाओं में प्रतिनिधित्व। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 1926 में भारत में जो है सैद्धांतिक और राजनीतिक बुनियाद रखने के लिए किसकी, कम्युनिस्ट आंदोलन की, ठीक है, कम्युनिस्ट आंदोलन की सैद्धांतिक और राजनीतिक बुनियाद रखने के लिए इस दत्त ब्रैडले सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। कब, वर्ष 1926 में। ठीक है, यह किससे संबंधित है, तो यह साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन में बदलाव की सैद्धांतिक और राजनीतिक बुनियाद 1926 में एक दस्तावेज के जरिए रखी गई थी, जिसको दत्त ब्रैडले सिद्धांत कहा गया। नेक्स्ट, मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा है। ए, ग्वालियर की संधि, बी, सुरजी अर्जन गांव की संधि, सी, पुरंदर की संधि, या फिर डी, मंदसौर की संधि। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुरंदर की संधि को वारेन हेस्टिंग के द्वारा कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया या आप लोग बताइए। यह संधि जो हुई थी यह हुई थी 1776 में। ठीक है, और किसके किसके मध्य हुई थी, ध्यान रखिए, आप लोग समझ जाएंगे। पेशवा माधव राव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, माधवराव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य यह पुरंदर की संधि वर्ष 1776 में की गई थी, जिसको वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने इस संधि को जो है महत्वपूर्ण नहीं बताया था। तो आप लोग बताइए, यह प्रश्न है आप लोगों के लिए कि क्यों उसने इसको कागज का टुकड़ा कहा। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1909 में प्रारंभ किया गया था। ए, फ्री इंडिया, बी, नव भारत, सी, इंडिपेंडेंट, या फिर डी, लीडर। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, लीडर पत्रिका का या लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा वर्ष 1909 से शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है हिंदुस्तान और अभ्युदय, ये जो अभ्युदय क्लासेस चल रही है, ठीक है, अभ्युदय नामक भी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। ठीक है, हिंदुस्तान, अभ्युदय और लीडर समाचार पत्रों का प्रकाशन जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है, एक युग्म दिया हुआ है। ठीक है, दो सूचियां दी हुई हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित है। बात करते हैं, एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ उनके नेताओं के नाम हैं। पहला, रामोसी विद्रोह, चित्तूर सिंह, खांसी विद्रोह, तीरथ सिंह, संथाल विद्रोह, सिंधु और कान्हू। कूट आपके सामने। ए, 1 तथा 3, बी, 2 तथा 3, सी, 1 तथा 2 और डी, उपरोक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी के सभी जो है वे सही सुमेलित हैं। रामोसी विद्रोह का नेता चित्तूर सिंह था। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया गया था दो भाइयों सिद्धू और कान्हू के द्वारा, और साथ ही साथ जो खांसी विद्रोह था उसका नेतृत्व किया गया था तीरथ सिंह के द्वारा। ठीक है,
चल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1945 में शिमला सम्मेलन की असफलता का एक प्रमुख कारण था। ए, वायसराय ने कांग्रेस की सभी मांगों को नकार दिया। बी, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। सी, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। या फिर डी, जिन्ना का यह आग्रह था कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाएं। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन्ना ने आग्रह किया था कि जो भी गवर्नर वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें जितने भी मुसलमान सदस्य हैं, ठीक है, जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं, मुसलमान सदस्य हैं, उनको जो है मुस्लिम लीग के द्वारा ही मनोनीत किया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं था ना, क्योंकि कांग्रेस या फिर आज जो विभिन्न पार्टियां थी उनमें भी मुस्लिम सदस्य या मुस्लिम व्यक्ति थे। तो इस चीज़ को जो है वायसराय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस कारण जो है मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया और कांग्रेस के द्वारा भी इसका बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, कांग्रेस के अपने कारण थे। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन वह असफल ही रहा। शिमला सम्मेलन को लॉर्ड वेवेल द्वारा बुलाया गया था वर्ष 1945 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ संस्थाएं हैं और दूसरी तरफ उन संस्थाओं के संस्थापक जुड़े हैं। ठीक है, इनको आपको सुमेलित करना है। बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की, प्रार्थना समाज राम सिंह, नामधारी आंदोलन एनी बेसेंट, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर, सेंट्रल हिंदू कॉलेज महादेव गोविंद रानाडे। कूट है आपके सामने ए 4321, बी 4231, सी 4123 और डी 4132। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4132। ठीक है, आइए यहाँ से सुमेलित करते हैं तब आप अच्छे समझेंगे। 4, ठीक, उसके बाद एक, पेन बदल लूँ, एक, फिर पेन फिर से बदल लेते हैं हम लोग। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी बताइए। हिंदू कॉलेज डेविड हेयर 3, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट जी के द्वारा। ठीक है, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानेडी के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। नामधारी आंदोलन जो है यह पंजाब में हुआ था और इसको जो है राम सिंह द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में डेविड हेयर ने की थी, तो वहीं आगे चल करके सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने बनारस में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्न पर विचार करने को कहा जा रहा है। एक तरफ जो है अधिनियम है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित गवर्नर जनरल है या फिर वायसराय है। बताइए, पहला दास प्रथा प्रतिबंध एलनबरो, दूसरा शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन, तीसरा नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी जो है वह सही सुमेलित हैं। देखिए दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसी में बात की गई थी और आगे चल करके 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा जो है इस प्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया था। शारदा एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक इसी टेस्ट सीरीज में बात की है, तो उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे। 1930 में शारदा एक्ट आया था और नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 वाला। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि अवध के नवाबों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला शुजाउद्दौला, दूसरा शहादत खां, तीसरा आसफुद्दौला और चौथा सफदर जंग। कूट है 2 4 1 3, 2 4 3 1, 2 3 4 1,
4321। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2314। दो कौन सा? सआदत खां। सआदत खां कब से कब तक बना था अवध का नवाब? तो यह था 1722 से लेकर के 1739 तक सआदत खां जो है वह अवध का नवाब था। इसके बाद 1739 से 1754 तक सफदर जंग जो है यह बंगाल अवध का नवाब बनता है, ठीक है। 1700 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 39 से लेकर के 54 तक जो है 1739 से लेकर के 1754 तक जो है सफदर जंग अवध का नवाब बनता है। फिर शुजाउद्दौला उसके बाद बनता है 1754 से लेकर के 1775 तक, और उसके बाद जो है 1775 से 1757 तक आसफुद्दौला बनता है अवध का नवाब। 1775 से लेकर के 1757 तक, 97 तक, ठीक है, 57 नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सआदत खां 1722 से 1739 तक, सफदर जंग 1739 से 1754 तक, शुजाउद्दौला 1754 से 1775 तक, और आसफुद्दौला 1775 से 1797 तक अवध के नवाब रहे, ठीक है। जिसमें शुजाउद्दौला का आप लोग याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्लासी और बक्सर का युद्ध दोनों के समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला ही था, जिसमें शुजाउद्दौला जो है वह बक्सर के युद्ध में एक भागीदार भी था, ठीक है। और इलाहाबाद की कौन सी संधि जो है हुई थी शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, यह आप कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला, एक तरफ देखिए संगठन है और दूसरी तरफ इनके स्थापना के वर्ष हैं, ठीक है। ए, मित्र मेला 1899। बी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी 1930। ध्यान रखिएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA होता है, ठीक है। सी, ढाका अनुशीलन समिति 1904, या फिर डी, नौजवान भारत सभा 1924। यह आज़ाद हिंद फौज नहीं है, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दिमाग में अपने, ताकि पेपर गलत ना करिएगा कुछ भी, ठीक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, नौजवान भारत सभा की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी। किसके द्वारा? तो यह इसकी स्थापना भगत सिंह और यशपाल इत्यादि के द्वारा पंजाब में की गई थी, ठीक है। कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना वर्ष 1926 में भगत सिंह, यशपाल आदि लोगों के द्वारा की गई थी। वहीं बाकी अन्य सभी कथन सही सुमेलित हैं। मित्र मेला की स्थापना 1899 में, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1930 में, और ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना वर्ष 1904 में की गई थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अप्रैल 1936 में समाप्ति के पश्चात अप्रैल 1936 में किस एक की स्थापना लखनऊ में की गई? ए, प्रांतीय रैयत सभा। बी, अखिल भारतीय किसान सभा। सी, उत्तर प्रदेश किसान सभा, या फिर डी, कृषक प्रजा पार्टी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा या फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। AIKS की स्थापना की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद वर्ष 1936 में, ठीक है, अप्रैल 1936 में। और इस आंदोलन के या फिर इस किसान सभा की प्रथमतया या फिर प्रथम जो अध्यक्ष थे वे थे स्वामी सहजानंद। बार बार यह प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद के द्वारा जो है भारतीय किसान सभा या फिर अखिल भारतीय किसान सभा या फिर ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यह पहला अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। कब? तो वर्ष 1936 के अप्रैल के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कहा था कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतवासियों के लिए है। दूसरा,
आर्य समाज द्वारा वर्ष 1822 में गायों की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई। असत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा कथन जो है वह गलत है। क्यों गलत है? देखिए, आर्य समाज ने गोरक्षणी सभा की स्थापना तो की थी, लेकिन आर्य समाज की स्थापना खुद ही 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चल करके 1882 में, ठीक है, 1882 में आर्य समाज द्वारा जो है गायों की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी पहला कथन सही है। एनी बेसेंट के द्वारा यह बताया गया था कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने कहा था कि भारत जो है वह भारतवासियों के लिए ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट, इन सभी का कालक्रम आपको बताना है। पहला है स्वदेशी आंदोलन की योजना, दूसरा बंगाल विभाजन का प्रभावी होना, और तीसरा बंगाल विभाजन का निर्णय। ठीक है, कूट 3-2-1, बी 3-1-2, सी 1-2-3, और डी 2-3-1। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे ना तो आराम से कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो बंगाल विभाजन का क्या किया जाएगा, बताइए? निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3-1-2। ठीक है, सबसे पहले निर्णय होगा। तो निर्णय कब लिया गया था बंगाल विभाजन का? तो यह लिया गया था 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय जो है वह ले लिया गया। आगे चल करके बंगाल विभाजन प्रभावी होता है कब, बताइए? 16 अगस्त 1905 को। 16 अगस्त 1905 को। अब बीच में क्या हुआ? बीच में स्वदेशी आंदोलन की योजना बनाई गई। कब? तो यह योजना बनाई गई 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। उसके बाद जो है 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की योजना बनाई गई, और आगे चल करके 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन जो है वह प्रभावी हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किस एक नेता ने निर्मम भूल की संज्ञा दी? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी चित्तरंजन दास, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय। चलिए देखिए, 1905 के जो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया उसको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है निर्मम भूल की संज्ञा दी गई थी, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए रूथलेस मिस्टेक कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बंगाल के विभाजन को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक वायसराय ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने का सुझाव दिया था? ए माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड लिनलिथगो, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड वेवेल ने जो है ब्रेकडाउन प्लान के तहत मार्च 1947 की फाइनल डेट दे दी थी भारत में रहने वाले सभी अंग्रेजों को कि भैया अब आप भारत जो है वह पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसी को ब्रेक डाउन प्लान कहा गया है। इसके अंतर्गत जो है सब अनाउंसमेंट की गई थी कि जो भी जितने भी अंग्रेज हैं वह यथासंभव और जल्द से जल्द जो है भारत को छोड़ दें, और जो अंतिम तिथि थी या अंतिम समय था मार्च 1947 का जो है वह फाइनल महीना डिसाइड कर दिया गया था कि अब इतनी तारीख तक आप लोग जो है वह भारत छोड़ दीजिए। इसी को जो है ब्रेक डाउन प्लान कहा गया था। ठीक है, और यह ब्रेक डाउन प्लान किसके द्वारा जारी किया गया था? यह किया गया लॉर्ड वेवेल के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा सबसे पहले घटित हुई थी? ए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, बी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन, सी कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, डी
मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। पहले तो कैबिनेट मिशन भारत आएगा ना। कब आया था कैबिनेट मिशन भारत, बताइए। कैबिनेट मिशन भारत आया था, कई बार बात हुई है ना। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। सभी डेट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर, पेन नहीं बदला मैंने, 2 सितंबर 1946 को। और अंत में मुस्लिम लीग जो है वह अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। और यह कब शामिल हुई थी, तो यह शामिल हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को। मैं सारी डेटें फिर से आपको बता देता हूँ, सारी तारीखें, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसके बाद जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। और सबसे अंत में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित है। ठीक है, पहला बृहत कथा कोश हरिसेन, दूसरा अष्टाध्यायी पाणिनि, तीसरा लीलावती नागार्जुन। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, यह दोनों सही सुमेलित हैं। बृहत कथा कोश जो है हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, जबकि लीलावती जो कि एक गणित की पुस्तक है, इसके रचनाकार थे भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य के द्वारा जो है लीलावती या पुस्तक लिखी गई थी। लीलावती इनकी बेटी का भी नाम था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पूछा जा रहा है कि उनकी बेटी का नाम लीलावती थे। यह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यह बस चीज़ें याद रह जाएं या फिर रिलेट कर सकें, इसलिए आपको इधर उधर की चीज़ें थोड़ी बहुत बताई जाती हैं। तो ध्यान रखा करिए इन सब चीज़ों का। वैसे भी बहुत से फैक्ट हैं याद करने को, छोटे मोटे इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दिया करिए। फिलहाल निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित है? ए मांडा, बी दायमाबाद, सी राखीगढ़ी या फिर डी आलमगीरपुर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी दायमाबाद जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, सिंधु सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। दूसरा, सिंधु सभ्यता के लोग देवी एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सत्य कथन आपको चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके द्वारा देवी और देवताओं दोनों की ही पूजा की जाती थी। विश्व में लिपि के प्रथम आविष्कारक जो है वह सुमेरियाई सभ्यता के लोग माने जाते हैं। कहाँ की थी यह सुमेरियाई सभ्यता? आप लोगों के लिए यह प्रश्न है। ठीक है, सुमेरियाई सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध है। ए वर्ण व्यवस्था से, बी गायत्री मंत्र से, सी बलिदान विधि से या फिर डी मंत्र तंत्र से।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ए। ठीक है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जहाँ पर चारों वर्णों के बारे में बात की गई है, और यहीं पर हमको शूद्र का सबसे प्रथम बार वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया पहला उपदेश कहलाता है। ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी धर्मचक्र प्रवर्तन, और डी निर्वाण या महापरिनिर्वाण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध ने जब अपना धर्म ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार उपदेश दिया तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने जब घर छोड़ा था तो उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको कहा गया संबोधि, और सबसे अंत में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसको कहा गया निर्वाण। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ ध्यान इसे आप ध्यान रखिए, यह प्रश्न जो है धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित था। इसमें ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध के द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ऋषिपत्तनम, जो कि कहाँ था, जो कि सारनाथ में था। सारनाथ कहाँ पर, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में या बनारस। ठीक है, तो ऋषिपत्तनम, सारनाथ या वाराणसी में जो है बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। इसको मृगदाव भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई प्रकार से ये लोग प्रश्न पूछते हैं और कई प्रकार से कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो मृगदाव में इन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, ऋषिपत्तनम में सर्वप्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया था, या फिर बनारस में सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सभी एक ही बात है। ठीक है, उपदेश तो एक ही बार एक ही जगह दिया था ना सबसे पहले, बाकी तो फिर इधर उधर घूम फिर के देते थे। ठीक है, तो इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। कहीं कहीं पर मृगदाव जी की जगह हिरण्यवन भी बोला जाता है, हिरण्यवन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगलकालीन पदाधिकारी तथा उनके युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ मुगल अधिकारी पद है और दूसरी तरफ उनके दायित्वों के बारे में बात की गई है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ए मीर बहरी जल सेना का प्रधान, बी मुस्तौफी महालेखाकार, सी मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी, डी मीर समा वन अधीक्षक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मीर और समा नाम से आप जोड़ लीजिए। समा जो है वह जंगल में क्या करेगा जा करके। ठीक है, मीर समा जो है यह घरेलू विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, कहाँ का, तो घरेलू विभाग का। घर में रहेगा वहीं ना समा बांधेगा, जंगल में क्या मतलब बनता है। ठीक है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। फिलहाल जो मीर बहरी था, मुगल कालीन जो पद था मीर बहरी का, वह जल सेना के प्रधान का होता था। मुस्तौफी नामक पद जो मुगल कालीन था वह था महालेखाकार का, और मुहतसिब जो एक पद था मुगल काल का, वह उसका कार्य था लोक आचरण को नियंत्रित करना। ठीक है, यह लोक आचरण का अधिकारी हुआ करता था। और मीर समा जो है वह घरेलू विभाग का अध्यक्ष था। वहीं वन विभाग के अध्यक्ष की बात करें तो वन अधीक्षक को बोला जाता था मीर और बर। ठीक है, मीर और नहीं, मीर बर कहा जाता था वन अधीक्षक को। ठीक है, नेक्स्ट, शोर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस एक प्रकरण के साथ है। ए कामागाटा मारू प्रकरण, बी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, सी रैयत किसान कांग्रेस की स्थापना, या फिर डी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच। बताइए किससे जो है वह शोर कमेटी संबंधित है। देखिए, 1914 के इस कामागाटा मारू प्रकरण के बाद जो है इसकी जांच करने के लिए शोर कमेटी की स्थापना की गई थी भारतीयों के द्वारा, जिसमें शामिल व्यक्तियों की बात करें तो हुसैन रहीम, मोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह, ठीक है,
हुसैन रहीम, मोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह आदि लोग जो है इस शोर कमेटी से संबंधित रहे। ठीक है, मुख्यतः हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह थे। ठीक है, इनके द्वारा यह शोर कमेटी बना करके उस जहाज, उस कामागाटामारू जहाज पर बैठे लोगों को जो है राहत पहुंचाने के लिए या फिर उनकी लड़ाइयों को आगे बढ़ाने के लिए इस कमेटी, शोर कमेटी की स्थापना की गई थी। हुआ क्या था कामागाटामारू प्रकरण में, बताइए। तो जो भारतीयों को ले जाया गया था जहाज में, कहाँ पर, कनाडा में ले जाया गया था। भारत से कनाडा ले जाया जा रहा था भारतीयों को, और कनाडा सरकार ने उस समय भारतीयों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस जहाज में आ रहे हैं, यह जहाज कनाडा के तट पर नहीं आएगा या फिर नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इसी का विरोध या इसी सब की चीज़ों की जांच करने के लिए हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह आदि ने इन यात्रियों को सुरक्षित कनाडा तट पर उतारने के लिए शोर कमेटी का गठन किया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दो सूचियां हैं, एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। इनको आपको सही सुमेलित करवाना है। ठीक है, या सुमेलित करना है। फिलहाल चलिए देखते हैं। तो ए, गुजरात के चालुक्य आन्हिलवाड़, बी, चेदी के कलचुरी त्रिपुरी, सी, मालवा के परमार धार, या फिर डी, शाकंभरी के चौहान अजमेर। कूट है आपके सामने। ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3, या डी 1 3 4 2। जल्दी सुमेलित करवाइए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सभी के सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, गुजरात के चालुक्यों की राजधानी अनहिलवाड़ हुआ करती थी, चेदी के कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी थी, तो मालवा के परमार शासकों की राजधानी धार थी, और शाकंभरी के चौहानों की राजधानी अजमेर थी। ठीक है, नेक्स्ट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। बंगाल गजट था एक साप्ताहिक पत्र, बी, पाक्षिक पत्र, सी, मासिक पत्र, या फिर डी, दैनिक पत्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बंगाल गजट एक साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में अंग्रेजी भाषा में किया गया था, और यह भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं की। ए, कलकत्ता अधिवेशन 1886, बी, बम्बई अधिवेशन 1889, सी, लाहौर अधिवेशन 1893, या फिर डी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी, या एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा की गई थी जिसका नाम था विलियम वेडरबर्न। ध्यान रखिएगा। ठीक है, विलियम वेडरबर्न के द्वारा कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाकी तीनों अधिवेशनों की जो अध्यक्षता थी वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। फिर चाहे वह कलकत्ता का अधिवेशन हो 1886 वाला, या 1893 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन हो, अन्यथा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ तथा नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ए, स्वदेशी आंदोलन, बी, असहयोग आंदोलन, सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में जो है कांग्रेस का भी विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। ठीक है, नरम दल दरअसल वे व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को कहा जाता था जो कि अनुनय विनय या रिक्वेस्ट के आधार पर चीज़ों को काम करवाना उचित मानते थे, और गरम दल के लोग थोड़े क्रांतिकारी विचार वाले थे। इनका मानना था कि भैया रोने गाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा जो है डराना और धमकाना भी
पड़ता है, ठीक है, इस कारण इनमें विभाजन हो गया, ठीक है। चलिए, फिलहाल तात्कालिक कारण कुछ और थे, लेकिन मतभेद धीरे धीरे इसी प्रकार से बढ़ता गया था। तात्कालिक कारण इनके यह थे कि इन्होंने स्वराज की मांग को कांग्रेस के लक्ष्यों में शामिल करने की मांग की थी, और साथ ही साथ एक व्यक्ति को इनके द्वारा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की जा रही थी। उस व्यक्ति का नाम जरा आप लोग कमेंट करके बताइए तो, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद नए राज्यों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला हिंद यवन, दूसरा कुषाण, तीसरा शक। आपको इन सभी राजवंशों को उनके आने के सही कालक्रम के अनुसार लगाना है, ठीक है। ए 1 2 3, बी 2 1 3, सी 3 1 2 और डी 1 3 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के समाप्त होने के बाद सबसे पहले जो है पश्चिमोत्तर प्रांत में हिंद यवन शासक आते हैं, और इनके द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में शासन किया जाता है। उसके बाद कुषाण शासक आते हैं, और बाद में सबसे अंत में जो है शक आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चिन्ह हैं, और दूसरी तरफ उन चिन्हों के अर्थ हैं, ठीक है, और इनको आपको सुमेलित करना है। ए जन्म पद चिन्ह, बी निर्वाण कमल, सी ज्ञान धर्मचक्र प्रवर्तन, या फिर डी प्रथम प्रवचन बोधि वृक्ष। ए 3 1 4 2, बी 2 1 4 3, सी 1 2 3 4, डी 2 4 1 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जन्म का संबंध जो है, या जन्म से संबंधित जो है चिन्ह, वह है कमल। बुद्ध के जन्म से संबंधित जो चिन्ह है वह कमल है। बुद्ध के निर्वाण से संबंधित जो चिन्ह है वह है पद चिन्ह। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो चिन्ह है वह है बोधि वृक्ष, और सबसे अंत में प्रथम प्रवचन का चिन्ह जो है बुद्ध के, उसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध के जन्म से संबंधित जो पद चिन्ह है वह है कमल। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति से संबंधित जिस चिन्ह का उल्लेख किया जाता है वह है पद चिन्ह का। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंध जिस संकेतक का उपयोग किया जाता है वह है बोधि वृक्ष, और बुद्ध के प्रथम प्रवचन से संबंधित जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वह है धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, और आपको बताना है कि नीचे कूट में से कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले बात करते हैं कारण ए की। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था, और कारण आर बताया जा रहा है कि उतबी ने तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की थी, ठीक है। उतबी ने तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की थी। कूट है आपके सामने, ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है, और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए सही है लेकिन आर गलत है। उतबी जो है वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि तो था, लेकिन तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना जो है उतबी के द्वारा नहीं, बैहाकी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बैहाकी के द्वारा तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पर युग्म है, और आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सुमेलित नहीं है। ए कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा, बी नौरोज बलबन, सी इब्न बतूता अफ्रीका, या फिर डी तबकात ए नासिरी इब्न बतूता। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी तबकात ए नासिरी जो है यह इब्न बतूता की रचना नहीं थी। यह रचना थी सिराज या फिर मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा यह लिखा गया था, तबकात ए नासिरी, ठीक है।
इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री था। मोरक्को कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। ईरानी प्रथा नौरोज़ की शुरुआत भारत में बलबन के द्वारा की गई थी। वहीं कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मुगल प्रशासन से संबंधित शब्दों को दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ए, जिला, सरकार। बी, सरखत, शक्ति का प्रमाण पत्र। सी, इब्न बतूता, अफ्रीका। या फिर डी, अहदी एवं दाखिली, घुड़सवार सैनिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सरखत देखिए एक प्रकार का प्रमाण पत्र तो था मुगल काल में, लेकिन यह शक्ति का प्रमाण पत्र नहीं था, बल्कि जैसे आज के समय में ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो है आपको बताया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, तो उस प्रकार का यह एक पत्र हुआ करता था, जिसके माध्यम से मीर बख्शी जो हुआ करता था मुगल प्रशासन में, वह सैनिकों के मासिक वेतन को निर्धारित करता था। ठीक है, मीर बख्शी के द्वारा सैनिकों के मासिक वेतन को निर्धारित किया जाता था, जिस प्रमाण पत्र के द्वारा उसको सरखत कहा जाता था। वहीं मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था। इब्न बतूता मोरक्कन यात्री था। मोरक्को कहाँ पे? अफ्रीका में है। तो घुड़सवार सैनिकों की दो श्रेणियाँ थी, एक अहदी और एक दाखिली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। युग्म दिया हुआ है, एक तरफ जो है जैन तीर्थंकरों के नाम है और दूसरी तरफ उनके जन्म स्थान है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए, ऋषभनाथ अयोध्या। बी, पार्श्वनाथ वाराणसी। सी, पद्म प्रभु चित्रकूट। डी, संभवनाथ श्रावस्ती। चलिए, इसका जो सही आंसर है आसान है, ऑप्शन नंबर डी है। डी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, पद्म प्रभु का जन्म जो है चित्रकूट में नहीं, कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, बाकी ऋषभनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में, संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में। वहीं पद्म प्रभु का जन्म इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, कौशाम्बी में पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वारेन हेस्टिंग इस नीति का कुशल प्रयोग करता था। दूसरा, इसके तहत कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बफर जोन का निर्माण किया जाता था। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक तथा दो दोनों। और डी, न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, देखिए रिंग ऑफ फेंस की नीति क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि यह पूरा भारत है। ठीक है, यह पूरा भारत है। शुरुआती समय में ब्रिटिश साम्राज्य का पूरे भारत में तो राज हो नहीं पाया था। मान लीजिए कि इतने क्षेत्र में जो है वह ब्रिटिश राज्य था, एक यहाँ था और एक यहाँ। अब इसकी सीमाओं को जो है विदेशियों से या फिर अन्य आक्रमणकर्ताओं या अन्य देशी राज्यों से सुरक्षित रखना था। इसको सुरक्षित रखने के लिए किया क्या गया कि वारेन हेस्टिंग ने एक काम किया कि जो अगल बगल के राज्य थे उनसे जो है समझौता करना शुरू किया। ठीक है, कि आप हमारी कुछ सेना ले लीजिए और हम जो है आपके राज्य की सुरक्षा करेंगे। इस प्रकार से इस तरीके का इनके चारों तरफ एक घेरा बन गया देशी राज्यों के। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक देशी राज्य था, ये एक देशी राज्य था, ये देशी राज्य, ये देशी राज्य। इन सभी देशी राज्यों ने इनकी छोटी छोटी टुकड़ियों को रखा और क्या किया, छोटी छोटी टुकड़ियों को रखा और साथ ही साथ क्या किया कह रहा हूँ, छोटी छोटी टुकड़ियों को अपने पास रखा। सहायक संधि नहीं थी, ध्यान रखिएगा, यह सहायक संधि नहीं थी। ठीक है, सहायक संधि में वहाँ अंग्रेज गवर्नर अधिकारी आदि चीज़ों को रखा जाता था। यहाँ पर बस इतनी बात तय हुई कि हम आपके राज्य की सुरक्षा करेंगे, बदले में आपको हमें कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन अंग्रेजों के राज्यों के चारों तरफ जो है एक प्रकार के स्वतंत्र देशी राज्य हो गए, जो कि इनकी सुरक्षा के अंतर्गत थे। अब कोई भी यदि आक्रमण करेगा तो पहले इनको युद्ध करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई आया
और उन्होंने, आप गए और आपको हमला करना हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप पहले देसी राज्यों से मुकाबला करेंगे, उसके बाद तो अंग्रेज़ों तक पहुँचेंगे। तो या तो आप इस देसी राज्य पर कब्जा करते हुए शक्तिहीन हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, उसके बाद आपको शक्ति संचय करने में समय लगेगा, और या फिर आपको यहीं पर हरा दिया जाएगा। चूँकि यहाँ पर दो सेनाएं रहती हैं, एक तो देसी राज्यों की और दूसरी अंग्रेज़ों की, तो आपके हारने की संभावना ज़्यादा बनती थी, ठीक है। इसी को रिंग ऑफ फेंस की नीति कही जाती है। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इस तरीके से चारों तरफ क्या हुआ? अंग्रेजी राज्यों के चारों तरफ बफर जोन स्थापित हो गया। अब जब बफर जोन स्थापित हो गया तो बात ही खत्म हो गई कि हमारे ऊपर तो कोई हमला करेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे वर्तमान समय में माना जाता है कि अगर भारत की तरफ चारों तरफ जो है अफगानिस्तान होता अस्तित्व में, तिब्बत यदि अस्तित्व में होता, तो तिब्बत भारत और चीन के बीच जो है वह बफर जोन के रूप में कार्य करता। तो भारत और चीन के बीच इस प्रकार के युद्ध देखने को ना मिलते। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पर पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित किस संगठन ने संकल्प आंदोलन आरंभ किया था? ए, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, बी, आत्मीय सभा, सी, धर्म सभा, या फिर डी, प्रार्थना समाज। चलिए देखिए, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा संकल्प आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और कब? तो 1857 में एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, वर्ष 1857 कह रहा हूँ, 1857 में तो कांग्रेस भी नहीं थी, वर्ष 1887 में महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने कांग्रेस के अंदर ही एक अलग से गुट बनाया या फिर अलग से संगठन बनाया, जिसका काम था सामाजिक कार्यों को करना या फिर जो भी सोशल कार्य थे उनकी जिम्मेदारी को निभाना, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे एक राजनीतिक संस्था की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो अब इसको नाम देना था, तो इस संगठन या इस गुट को नाम दिया गया नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। और इसके सभी अधिवेशन जो है कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ साथ ही होते थे, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ साथ ही नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के भी अधिवेशन होते थे, और इसका मुख्यतः काम था सामाजिक कार्यों को अंजाम देना या फिर सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना। और इसी के तहत इसके द्वारा एक प्रतिज्ञा आंदोलन या संकल्प आंदोलन अथवा संकल्प मूवमेंट की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत था क्या व्यवस्था की गई थी? लोगों को जागरूक करना ताकि वे बाल विवाह न करने की शपथ ले, ठीक है, बाल विवाह न करने की शपथ ले, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग सारी चीज़ें। फिलहाल चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, अपने पेन का कलर बदलते हुए। पूछा जा रहा है कि अवध में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त था? ए, समरी सेटलमेंट, बी, महालवाड़ी, सी, रैयतवाड़ी, डी, अस्थाई बंदोबस्त। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समरी सेटलमेंट अवध का पहला भू राजस्व बंदोबस्त था। इसको जो है 1856 में लाया गया था, ठीक है। और इसमें कहा क्या गया था कि जो भी तालुके द्वारा है उनके द्वारा जो भूमि है उस पर बलपूर्वक कब्जा किया गया था, ठीक है। पहले यानी पहले जो भी तालुकदार थे उनके द्वारा जो है ज़मीनों पर बलपूर्वक कब्जा किया गया है। इसी कारण इस समरी सेटलमेंट को ले आया जा रहा है, ताकि बाद में अवध की भूमि व्यवस्था को पूरी तरीके से परिवर्तित किया जाए और अंग्रेज जिसे चाहें उसे तालुकदार या जमींदार बना सके, ठीक है। तो समरी सेटलमेंट जो है अवध का पहला भू राजस्व बंदोबस्त था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। पहला सराय नहर राय, दूसरा महदहा और तीसरा चौपानी मांडो। आपको बताना है कि उपरोक्त पुरा स्थलों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए, 2 और 3, बी, 1 और 3, सी, 1 और 2, और डी, उपरोक्त सभी। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सराय नहर जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित है। महदहा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में ही है। वहीं चौपानी मांडो जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद। सराय नहर, महदहा प्रतापगढ़ जो कि इलाहाबाद से सटे जिले हैं, और चौपानी मांडो जो है वह इलाहाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं एक तरफ गुप्तकालीन शासक हैं और दूसरी तरफ उनकी उपाधियां हैं।
इनको आपको सुमेलित करवाना है। ए स्कंदगुप्त महेंद्रादित्य, बी कुमारगुप्त महाराजाधिराज, सी चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त द्वितीय क्रमादित्य। ऑप्शन है आपके सामने ए 1 2 3 4, बी 4 1 3 2, सी 4 1 2 3, डी 2 1 3 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 1 2 3। आइए यहाँ सुमिलित करवा के देखते हैं। ठीक है, देखिए स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद कुमारगुप्त के द्वारा जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई थी। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। और सबसे अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है। ठीक है, कथन ये है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया। कारण आर बताया जा रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। कूट है आपके सामने। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है। और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, फिलहाल इसके बारे में यह प्रश्न आप लोग स्वयं से करिए। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।